हेलो फ्रेंड्स, स्टडी लैब में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के रिगार्डिंग जो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर साइंस का सीरीज स्टार्ट किया है, उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। और सारे के सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, और जितने भी उस प्रश्न का फैक्ट और कंसेप्ट बनेंगे सारे मैं बताते चलूँगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि गति का प्रथम समीकरण किसके बीच में संबंध को दर्शाता है। तो देखिए, गति का जो प्रथम समीकरण है ना, वेग और समय के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, 3 समीकरण होता है, प्रथम समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण। तो 3 समीकरण होते हैं और किसी से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, चलिए थोड़ा सा कंसेप्ट जान लेते हैं, तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और किसी भी प्रश्न का आप आंसर राइट दे सकते हैं। तो देखिए, प्रथम समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड का होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो देखिए, जब भी आपसे रिलेशन की बात करें ना, तो आपको करना क्या है कि u का मान आपको 0 ले लेना है और a का मान 0 ले लेना है। और जब ये दोनों का मान आप फॉर्मूला में लगाइएगा तो आपका रिलेशन आसानी से निकल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए कि प्रथम समीकरण जो है v बराबर u प्लस ए टी है। तो जब आप u का मान 0 रखिएगा और a का मान जब 0 रखिएगा तो बचेगा क्या, आपका v और t बच जाएगा। तो ये प्रथम समीकरण से निकला वेग और समय के बीच में संबंध। इसी प्रकार से आप दूसरा समीकरण में रखिएगा, जब u बराबर 0 और a बराबर 0 तो बचा क्या, s और t बच गया। तो यानी कि दूसरा समीकरण से जो है विस्थापन और समय के बीच में संबंध को दर्शाता है। तीसरा समीकरण में इसी प्रकार से जब रखिएगा u का मान 0 और a का मान 0 तो बचेगा v और s बचेगा। तो यहाँ से निकला तीसरा समीकरण से जो रिलेशन निकला वेग और विस्थापन के बीच में। तो इस प्रकार से आप तीनों प्रश्न का हल आप आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो देखिए, विस्थापन में परिवर्तन की दर को जो है ना वेग कहा जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट जान लीजिए कि त्वरण बराबर जो होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय होता है। तो देखिए, वेग का जो रिलेशन है विस्थापन से है। तो वेग में परिवर्तन की दर पूछे, अगर वेग में परिवर्तन की दर पूछे तो आंसर होगा आपका त्वरण, लेकिन अगर विस्थापन में परिवर्तन की दर पूछ दे तो आपका हो जाएगा वेग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी नंबर। एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि वेग बराबर जो फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो देखिए, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है, क्योंकि बल का फॉर्मूला होता है m और m गुने a, F बराबर m गुने a होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि आवेग और संवेग का जो मात्रक है यह बीमाहीन और मात्रकहीन राशि होती है। आवेग और संवेग मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है, यानी कि इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है और कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। अगर हम दाब की बात करें तो दाब का जो फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो याद रखिएगा, बल बटा क्षेत्रफल दाब का फॉर्मूला होता है। उसके बाद है आवेग और संवेग। तो देखिए, आवेग और संवेग दोनों जो है दोनों का मात्रक समान होता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है। तो देखिए, प्लाज्मा जो है ना पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। देखिए, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था प्लाज्मा होगी और 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन हो गई। फैक्ट याद रखिएगा कि प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो जरूर आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्री ... जल विधि द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि समुद्री जल किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो देखिए, समुद्री जल जो है ना आसवन विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। अगर हम प्रभाजी आसवन विधि की बात करें तो देखिए, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा जो है ना पेट्रोलियम को
पृथक्करण किया जाता है, यानी कि पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। तो याद रखिएगा कि प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है, जबकि समुद्री जल जो है आसवन विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अगर हम हैबर विधि की बात करें तो इससे जो है अमोनिया तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्री घास लेमिनेरिया से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए समुद्री घास लेमिनेरिया से जो है ना आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। अगर हम बी नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगर हम ए नंबर की बात करें सोडियम की, तो सोडियम जो है ना समुद्र के पानी से प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि समुद्र के पानी से प्राप्त किया जाता है क्या, तो सोडियम हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि समुद्री घास लेमिनेरिया से क्या प्राप्त किया जाता है, तो आयोडीन प्राप्त किया जाता है। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो जीवित मानव में कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, यानी कि जीवित मनुष्य में कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व मैग्नीज है। अगर हम डी नंबर की बात करें जस्ता की, तो देखिए इसकी कमी से जो है ना धान में खैरा रोग होता है। तो याद रखिएगा कुछ फैक्ट याद रखिएगा कि लकड़ी को कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है, और लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता का लेपन किया जाता है। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जरूर आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया ... में संपन्न होती है। तो बताना यह है कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है। तो देखिए ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया है ना साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। अगर हम बात करें फेफड़ा की, तो देखिए मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग जो है फेफड़ा हो जाएगा। अगर हम इसे कुछ फैक्ट याद रखिएगा कि एटीपी का जो फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका हो जाएगा फुल फॉर्म। तो याद जरूर इसे रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का टीएलसी कहे तो टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो देखिए एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का जो है ना टीएलसी यानी कि टोटल लंग्स कैपेसिटी जो है वह 6000 ml होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, आपका आंसर होगा। अगर हम 16 से 18 की बात करें तो एक स्वस्थ मनुष्य में जो है ना श्वसन दर जो है प्रति मिनट 16 से 18 होती है, यानी कि वयस्क मनुष्य में। अगर हम नवजात शिशु की बात करें तो इसमें जो श्वसन दर है प्रति मिनट 29 से 32 बार होती है। 500 ml जो है याद रखिएगा कि स्वस्थ वयस्क मनुष्य में जो है ना टाइडल वॉल्यूम का जो मान होता है स्वस्थ वयस्क मनुष्य में वो 500 ml होता है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ... कहा जाता है। तो देखिए श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को जो है ना ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो यह जो है मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। तो देखिए मनुष्य में जो श्वसन पिगमेंट पाया जाता है वो हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। अगर हम धमनी की बात करें तो नाड़ी की धड़कन यानी कि पल्स बीट मापी जाती है धमनी के द्वारा, यानी कि धमनी के द्वारा जो है आपका नाड़ी की धड़कन का मापन किया जाता है। अगर सी सेप्ट रिंग की बात करें ना तो यह उपास्थि से निर्मित अंग है सी सेप्ट रिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हृदय का औसत वजन कितना होता है। तो देखिए हृदय का जो औसत वजन है ना वो जो है 300 ग्राम हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा हृदय का औसत ग्राम कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है। एक फैक्ट याद रखिएगा कि हृदय जो है ना हृदय को सबसे प्रमुख परिवहन तंत्र कहा जाता है मनुष्य के लिए। तो मनुष्य का जो सबसे प्रमुख परिवहन तंत्र कौन है, तो याद रखिएगा हृदय। और हृदय का औसत वजन कितना होता है, तो 300 ग्राम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में रिपीट किए गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आप ज़रूर इसे ध्यान से देखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दें ताकि हमें मोटिवेट मिल सके और मैं इस पे और आगे काम कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।